हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है। ये मई 2022 का संस्करण है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर्स सभी कवर किए गए हैं प्रतियोगिता दर्पण मई 2022 के संस्करण में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहाँ पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भाजपा की तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। तो देखा जाए तो इन पांचों राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो फरवरी मार्च में हुए थे, फरवरी मार्च 2022 में। और 10 मार्च को ही इन सभी राज्यों का मतगणना कराया गया और एक ही दिन कराया गया। ठीक है, 10 मार्च को। अब देखा जाए तो पहले से भाजपा शासित 4 राज्य हैं जिसमें इस बार फिर से भाजपा की ही सरकार बनी है। ठीक है, और एकमात्र ऐसा राज्य था पंजाब, जो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार वहां बनी है और मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत सिंह मान। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 7 चरणों में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, पहले देखा जाए फरवरी में जो हुए थे वो 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी को, और 2 दिन हुए 3 और 7 मार्च को। ठीक है, फरवरी मार्च में इलेक्शन हुए थे। सरकार जो बनी है वो एनडीए की बनी है। कुल 273 सीटें आई हैं। एनडीए में कौन कौन है? तो भाजपा की 255 सीट, अपना दल के 12 सीट और निषाद पार्टी के 6 सीट। ठीक है, अपना दल में आपको मिलेगा अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में हुआ था अपना दल, और संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद पार्टी। ठीक है, देखिए अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वह योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बने हैं, और इनका जो विधानसभा सीट है वो है गोरखपुर शहरी। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें। इसमें आगे देखा जाए तो 37 वर्ष के पश्चात ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार इस पद पर शपथ ग्रहण किया। ठीक है, इस पद का जो शपथ ग्रहण किया है लगातार दूसरी बार, ये 37 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री इस बार 2 बने हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। ठीक है, और केशव प्रसाद मौर्य जो है इस बार अपना चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, अपना विधानसभा सीट हार चुके हैं, और साथ में 11 मंत्री और भी हैं, जो कि 11 मंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा की चुनाव नहीं जीत सके हैं। ठीक है, पहले वो मंत्री थे लेकिन इस बार वो भी चुनाव नहीं जीत सके हैं, लेकिन फिर भी केशव प्रसाद मौर्य को इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, शपथ ग्रहण हुआ था आपको 25 मार्च को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के इकाना स्टेडियम में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। अब देखा जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा दलगत स्थिति हम लोग देखें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीत सकी है, जो कि पिछली बार के तुलना में 57 सीटें कम जीती हैं। ठीक है, और समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीती हैं, जो पिछली बार की तुलना में 64 सीट ज़्यादा जीत सकी हैं। ठीक है, और इसमें आपको देखा जाए तो यह है निषाद पार्टी, जिसको कहते हैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसका नेतृत्व कर रहे थे संजय निषाद। ठीक है, ये 6 सीटें जीत सकी हैं। पिछली बार 1 जीती थी, इस बार 6 जीती, यानी 5 सीटों का इसमें एक्स्ट्रा योगदान है, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है। साथ में अपना दल, सोनेलाल का अपना दल जो है वो 12 सीटें जीत सकी हैं। 3 सीटों का ग्रोथ हुआ है, जिसमें अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में थी। ठीक है, और इस बार कांग्रेस की स्थिति देखें हम लोग तो कांग्रेस यहाँ मात्र 2 सीटें जीत सकी हैं, जो पिछली बार की तुलना में 5 सीटें कम है। ठीक है, कुल 403 सीटें थी विधानसभा में। चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुए वहाँ विधानसभा के चुनाव सिर्फ 1 चरण में हुए, और वो था 14 फरवरी को संपन्न हुए। ठीक है, विधानसभा की यहाँ कुल सीटें थी 40। ठीक है, और सरकार बनी है बीजेपी की, और कुल सीटें 47 जीती हैं। फिर से यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर धामी। ठीक है, विधानसभा सीट खटीमा से, लेकिन ये इस बार पराजित हो चुके थे। ठीक है, खटीमा विधानसभा से खड़े हुए थे लेकिन ये पराजित हो गए, लेकिन फिर भी इन पे भरोसा करके इन्हें पुष्कर धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इन्हें 6 माह में विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा।
ठीक है। अब देखिए पंजाब के बारे में। तो पंजाब में देखा जाए तो वहाँ मतगणना जो हुआ था, मतदान जो हुआ वो एक ही चरण में हुआ और वो हुआ 20 फरवरी को। ठीक है। विधानसभा की कुल सीटें हैं यहाँ पर 117। पंजाब के विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। सरकार बनी है इस बार आम आदमी पार्टी की, आप जिसे कहते हैं हम लोग। 92 सीटों पर यहाँ विजय प्राप्त करके, यानी 117 सीटों में 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत सिंह मान। और देखा जाए तो लोकसभा में अपना एकमात्र सांसद है आम आदमी पार्टी का, वो है भगवंत सिंह मान, और उन्हें इस बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है राज्य गोवा। गोवा में विधानसभा के चुनाव एक चरण में हुए, वो भी 14 फरवरी को संपन्न हुए। यहाँ की कुल विधानसभा की सीटें हैं 40। बीजेपी बनी है यहाँ की सरकार बीजेपी बना सकी है, 20 सीटें बीजेपी की हैं। महाराष्ट्र गोमतक पार्टी के 2 सीट है और निर्दलीय 3 सीट है। ये यानी कि 25 सीटें मिलकर सरकार बनाई है बीजेपी ने। यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि ये लगातार दूसरी बार बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपको मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखा जाए तो मणिपुर में भी चुनाव जो हुए वो 2 चरण में हुए। मणिपुर में 27 फरवरी को चुनाव हुए और 23 मार्च को चुनाव हुए। विधानसभा की यहाँ की कुल सीटें हैं 60। सरकार बीजेपी ने बनाई है, बीजेपी के 32, जनता दल यूनाइटेड के 6, कुकी पीपुल्स अलायंस के 2 और निर्दलीय विधायक 1, मतलब कुल मिलाकर 41 सदस्यों के समर्थन के साथ यहाँ बीजेपी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने हैं बीरेन सिंह, और ये भी लगातार दूसरी बार मणिपुर में मुख्यमंत्री बने हैं बीरेन सिंह। ठीक है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा की 13 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। 13 में से 5 भाजपा को और 5 सीटें आपको मिली है। देखा जाए तो 31 मार्च 2022 को इनके लिए मतदान कराया गया। ठीक है। और उसी दिन मतगणना भी कराया गया और इसके पश्चात जो परिणाम घोषित हुए वो इस प्रकार हैं। 5 सीट जो पंजाब से थे वो आम आदमी पार्टी ने जीते। सभी सीटें, पांचों की पांचों सीट आम आदमी पार्टी ने जीत लिए, सभी सीटें। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। यहाँ दोनों जगह एक एक सीटें हैं और दोनों जगह बीजेपी निर्विरोध जीती है। फिर आते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा की 2 सीटें थीं राज्यसभा के लिए, त्रिपुरा से 2 सीटें थीं और दोनों सीटों ने पर बीजेपी ने कब्जा किया। असम से 2 सीटें हैं, असम की 2 सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा किया। केरल में 3 सीटें हैं, यहाँ 2 सीटें एलडीएफ ने और 1 सीट यूडीएफ ने जीत हासिल की है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग राज्यसभा में जो भाजपा की सीटें हैं वो अब 100 से अधिक हो गई है। ठीक है। भाजपा की सीटें जो राज्यसभा में देखी जाए तो अब 100 से अधिक है। और वहीं पर अगर देखा जाए कांग्रेस की सीटों का, तो राज्यसभा में जो कांग्रेस की सीटें पहले 33 हुआ करती थी अब घटकर 29 रह गई है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है 2022 के लिए 27 पुरुष 17 महिला क्रिकेटर बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित। अब देखा जाए तो 2 मार्च 2022 को बीसीसीआई ने भारत के पुरुष और महिला दोनों ही क्रिकेट टीमों के क्रिकेटरों को सालाना अनुबंध की घोषणा की है। अब देखते हैं पुरुष कैटेगरी में। पुरुष कैटेगरी में देखा जाए तो कुल 27 पुरुष को खिलाड़ियों को 4 श्रेणी में अनुबंधित किया गया है, A+, A, B और C। ठीक है। अब देखिए A+ श्रेणी में देखा जाए तो इसमें 3 खिलाड़ी हैं जिसको 7-7 करोड़ रुपए के सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है। इसमें है आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इन 3 खिलाड़ियों को A+ कैटेगरी दिया गया है। फिर आते हैं अब हम लोग A श्रेणी में। A श्रेणी में 5 खिलाड़ी हैं, 5-5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। पहला है रविचंद्रन अश्विन, फिर है ऋषभ पंत, फिर है रविंद्र जडेजा और फिर है केएल राहुल और फिर है मोहम्मद शमी। ये 5 खिलाड़ियों को 5-5 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे A कैटेगरी में रखा गया है। फिर आते हैं B कैटेगरी में। B कैटेगरी में 7 खिलाड़ी हैं जिन्हें 3-3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे है। एक है चेतेश्वर पुजारा, दूसरा है अजिंक्य रहाणे, तीसरा अक्षर पटेल, चौथा श्रद्दुल ठाकुर, 5वां श्रेयस अय्यर, 6ठा सिराज मोहम्मद सिराज और 7वां ईशांत शर्मा। ये 7 खिलाड़ी को 3-3 करोड़ के अनुबंध पे B कैटेगरी में रखा गया है। अब आते हैं हम लोग C कैटेगरी में। C कैटेगरी में कुल 12 क्रिकेटर हैं जिन्हें 1-1 करोड़ के अनुबंध पे रखा गया है। देखते हैं इसमें आपको शिखर धवन, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, हनुमा बिहारी, यजुवेंद्र चहल, सूर्य कुमार यादव,
रिद्धिमान शाह, मयंक अग्रवाल और दीपक चाहर। ठीक है, चलिए अब महिला कैटेगरी में देखते हैं। महिला क्रिकेटर में देखा जाए तो महिला टीम के 17 खिलाड़ी को 3 श्रेणी में, मतलब ए, बी और सी की 3 कैटेगरी में अनुबंध किया गया है। ठीक है, ए श्रेणी में 5 क्रिकेटर, 50-50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। पहले है हरमनप्रीत कौर, दूसरा स्मृति मंधाना, तीसरा पूनम यादव, चौथा दीप्ति शर्मा और पांचवा राजेश्वरी गायकवाड़। ये ए कैटेगरी के हो गए। अब आते हैं बी कैटेगरी। महिला में बी कैटेगरी को 30-30 लाख रुपए पर अनुबंध किया गया है 5 खिलाड़ी को, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्रकार, शेफाली वर्मा और तानिया भाटिया। सी कैटेगरी में है 7 खिलाड़ी 10-10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे, पूनम रावत, अरुंधति रेड्डी, हरलीन देओल, शिखा पांडे, जिम्मा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष और स्नेह राणा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक में है कि असम मेघालय के बीच जो सीमा विवाद है उसके आंशिक समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में समझौता। तो देखा जाए तो ये 29 मार्च 2022 को असम और मेघालय के बीच 50 वर्षों से जो चला आ रहा सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस हस्ताक्षर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कराई गई। ठीक है, देखिए सीमा विवाद का जो कुल बिंदु है वो 12 बिंदु है, लेकिन अभी सिर्फ 6 बिंदु को सुलझाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट 6 बिंदु जो है वो शीघ्र सुलझाने की बात कही गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। लेकिन अगर माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि जो बाकी विवादित क्षेत्र हैं जो समाधान करने हैं उसे 6 से 7 महीने में इसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा है वो 884 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, असम और मेघालय के बीच 884 किलोमीटर की सीमा है। देखिए हुआ यूं कि ये विवाद जो है वो 1972 से चला आ रहा है। ठीक है, 1972 से चला आ रहा है। मेघालय को असम से जब अलग किया गया था, और सीमा विवाद के चलते कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई दोनों के बीच। ठीक है, अब देखिए जो असम के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनराड के संगमा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की आर्कटिक नीति 2022। देखिए हो सके ये वीडियो आप, आई होप मैंने तो कोशिश पूरी की है, आपको अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और क्या अच्छा नहीं लगा इसको कमेंट में बताइएगा, और क्या अच्छा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत की आर्कटिक नीति। इसमें है कि 17 मार्च 2022 को भारत की आर्कटिक नीति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और इसका शीर्षक था भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण, मतलब इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका शीर्षक है भारत आर्कटिक नीति 2022 का। अब देखा जाए तो आर्कटिक परिषद में 13 राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, चीन, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त भारत भी है। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में है आर्कटिक परिषद के। अब देखा जाए तो 2022 तक भारत में आर्कटिक में 13 अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है। 2022 तक 13 पे संचालन किया जा चुका है, और भारत की जो आर्कटिक नीति है वो 6 स्तंभ पर निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक चीज़, तो उत्तर ध्रुवीय जो आर्कटिक के साथ भारत का जो जुड़ाव है वो लगभग 1 सदी पहले का है, जब फरवरी 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि हुई थी। स्वालबार्ड संधि पे भारत ने हस्ताक्षर किया था, ये उस समय का है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो आर्कटिक नीति का 6 निर्धारित स्तंभ है उसमें पहला है आपको भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथनिंग इंडियाज साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है जलवायु और पर्यावरण संरक्षण। चलिए तीसरा पॉइंट देखें हम लोग। तीसरा पॉइंट है आर्थिक और मानव विकास। चौथा है परिवहन और कनेक्टिविटी। पांचवा है शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। छठा है आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, मतलब नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक रीजन। अब नेक्स्ट देखा जाए इसमें, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि 2021 में
क्षय रोग के जो मामले हैं उसमें 19% की वृद्धि के बावजूद देश को 2025 तक क्षय रोग मुक्त बनाने का सरकार का प्रतिबंध है। देखिए, क्षय रोग हो गया आपको ट्यूबरोक्लोसिस, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं। ट्यूबरोक्लोसिस में 2021 में जो हुआ है वो 19% का उछाल आया है, लेकिन फिर भी सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक क्षय रोग से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखा जाए तो 24 मार्च 2022 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में क्षय रोग के मामलों में तीव्र वृद्धि आई है 2021 के दौरान। और भारत में वर्ष 2020 में कुल टीबी रोगियों की जो संख्या है वो है 16,28,261, और जो कि 2021 में जाकर ये बढ़कर 19% की वृद्धि के साथ 19,33,381 हो गई है। ठीक है, अब देखिए, तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मनसुख मांडविया, उन्होंने बताया कि 18 राज्यों ने राज्य विशेष कार्यक्रम को लागू कर 2025 तक क्षय रोग से मुक्ति की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आईमैक्स 2022। तो ये 26 से 30 मार्च 2022 को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी मतलब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है उसके समुद्री अभ्यास यानी मैरीटाइम एक्सरसाइज का पहला संस्करण गोवा के तट के निकट अरब सागर में संपन्न हुआ। ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का मतलब इसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी IONS, उसमें समुद्री अभ्यास का जो ये पहला संस्करण था आईमैक्स 2022 का, वो गोवा के तट के निकट अरब सागर में संपन्न हुआ है। ठीक है, पहला चरण इसका चला था 26 से 27 मार्च को, जो कि गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर हुआ था। पहला चरण बंदरगाह चरण। फिर दूसरा चरण हुआ 28 से 30 मार्च को, और ये अरब सागर में संपन्न हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो है कि सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के पारस्परिकता को बढ़ाने के लिए मानक संचालन प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना था। ठीक है, इसमें आगे देखें तो IONS के जो 25 सदस्य देश हैं उसमें से 15 ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 25 सदस्य में से 15 ने भाग लिया, और IONS की जो स्थापना हुई थी वो 2007 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा योजना। तो देखा जाए तो 29 मई 2021 को युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना का प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री युवा योजना का प्रारंभ हुआ। अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। तो पहला है कि 30 वर्ष से कम उम्र के जो 75 युवाओं का चयन करना है, उसके लिए चुनिंदा विषयों पर लेखन की एक प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। ठीक है, और फिर दिए गए जो किसी चुनिंदा विषय पर 5000 शब्दों तक पांडुलिपि लिखने को इन युवाओं को कहा गया था। ठीक है, किसी भी चुनिंदा विषय पर 5000 शब्दों तक की एक पांडुलिपि लिखने के लिए युवाओं को कहा गया था। फिर नेक्स्ट है कि संविधान की जो 8वीं सूची है उसकी सभी 22 भाषाओं और अंग्रेजी में यह प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। मतलब ये 22 भाषाओं या अंग्रेजी जो है इन सभी भाषाओं में ये आमंत्रित थे। फिर कहा जाए तो उपयुक्त पांडुलिपियों का मूल्यांकन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा गठित समिति के द्वारा किया गया था, और जो परिणाम की घोषणा वो 25 दिसंबर 2021 को की गई है। आगे इसमें कि चयनित पांडुलिपियों की लेखकों की उन कृतियों को प्रकाशनार्थ पुस्तकों के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त परामर्शदाताओं मतलब जो मेंटर्स हैं उसके साथ इन लेखकों को संबद्ध किया गया था। फिर इसमें छठा पॉइंट है कि इन लेखकों को 6 माह के लिए एक मुश्त 50,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और उपयुक्त पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा तथा उनके लेखकों को 10% की रॉयल्टी इन पुस्तकों के लिए प्रदान की जाएगी। फिर आगे है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रणयन हेतु उपयुक्त पुस्तकों के अन्य भाषाओं में अनुदित संस्करण भी प्रकाशित करने की सरकार की है योजना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपतटीय गश्ती पोत IGS सक्षम तटरक्षक बल में शामिल। तो देखा जाए तो 17 मार्च 2022 को गोवा में आयोजित एक समारोह में भारतीय तटरक्षक बल का अपतटीय गश्ती क्षमता में वृद्धि के लिए ICGS सक्षम को औपचारिक रूप से इस बल में शामिल करने की घोषणा हुई।
अब देखिए, जो इसका निर्माण करता है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 105 एम क्लास का ये 5वां और अंतिम गश्ती पोत है। 2016 में, अगस्त 2016 में रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 5 पोतों का अनुबंध किया था, जिसमें ये 5वां है, ICGS सक्षम। अब देखिए, 3 पोत जो थे वो 2020 में शामिल हुए थे तटरक्षक बल में। कौन कौन? तो ICGS सचेत, ICGS सुजीत और ICGS सार्थक, ये 20 में शामिल हो गए थे। 2021 में जो चौथा शामिल हुआ था उसका नाम है ICGS सजग, ठीक है, और 5वां हो गया ICGS सक्षम। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य। तो देखिए, 11 मई 2022 से शुरू होने वाले जो नए शिक्षण का सत्र है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। मदरसा बोर्ड पाठ्यक्रम को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दिनियात, मतलब जो धर्म संबंधी होते हैं, उसके साथ साथ आपको कम से कम आधुनिक विषय को जोड़ दिया गया है। प्रश्न पत्र को कम से कम करके, प्रश्न पत्र जो है उसको कम किया गया है और कम करके उसमें आधुनिक विषय को जोड़ा गया है। और मदरसा बोर्ड में 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर देखा जाए, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें दिनियात विषय तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित, ठीक है। कौन बने हैं नए? तो यून सुक योल। 9 मार्च 2022 को जो संपन्न हुए चुनाव, इसमें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पीपुल्स पावर पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। अब देखा जाए तो जो निवर्तमान राष्ट्रपति थे वो थे मून जे इन। मून जाए इन जो हैं वो निवर्तमान राष्ट्रपति थे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार जो है ली जाए म्यूंग, उनको पराजित किया गया। क्यों पराजित किया गया, कैसे पराजित किया, क्योंकि मून जाए-इन क्यों नहीं खड़े हुए? तो वहाँ के जो संविधान है, संविधान के अनुसार ये है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गए वो लगातार दूसरी बार नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वहाँ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी से इस बार खड़े हुए थे ली जाए म्यूंग और उन्हें पराजित कर दिया गया यून सुक योल के द्वारा। 48.56 मत प्राप्त हुए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जाए म्यूंग को 47.83% मत प्राप्त हुए हैं। कांटे की टक्कर रही है, ठीक है। फिर देखिए, दक्षिण कोरिया की जो संवैधानिक व्यवस्था, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर है कि इसी के चलते जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं मून जाए इन चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सके थे, ठीक है। यहाँ तक तो ये है। लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो मीडिया रिपोर्टर के अनुसार अगर बात है तो जो यून सुक योल हैं वो चीन के लिए एक झटका हुआ उनके लिए। क्यों? तो ये कंजर्वेटिव विचारधारा के यून जो है वो अमेरिका समर्थक माने जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें दक्षिण कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप तक कहा जाता है। और पहले जो थे वो, उनका जो रवैया था वो अमेरिका और चीन के मामले में काफ़ी संतुलित रवैया था उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है तकनीकी रखरखाव के दौरान एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की धरती पर गिरने के मामले में उच्च स्तरीय जांच। तो देखा जाए तो 10 मार्च 2022 को पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि उसके पंजाब के प्रांत के खानेवाल जिले में मियां चन्नू इलाके में एक मिसाइल भारत से आकर गिरी। इसमें लेकिन कोई जान हानि नहीं हुई है, ठीक है। और लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में वक्तव्य में कहा कि सैन्य अड्डे पर जो नियमित रखरखाव हो रहा था उसके दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण एक मिसाइल अचानक ही फायर हो गई, ठीक है। अब इसे काफ़ी चिंताजनक बताया गया और उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी रक्षा मंत्रालय ने दिया है। लेकिन इस सारे स्पष्टीकरण से पाकिस्तान संतुष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी से लगभग 4000 लग्जरी कारें अमेरिका ले जा रहा मालवाहक पोत फेलिसिटी एस अग्निकांड के पश्चात अटलांटिक महासागर में डूबा। तो देखिए, ये 1 मार्च 2022 को पुर्तगाल के एजोरस द्वीप से लगभग
400 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में जर्मनी के जो पोर्श, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, फॉक्सवैगन जैसी जो लग्जरी गाड़ियाँ थी, लगभग 4000 लग्जरी गाड़ियाँ थी जो कि अमेरिका जा रही थी, वो पोत डूब गया। जापान की कंपनी की फेलिसिटी एस नाम का जहाज था, ठीक है, और 13 दिन पूर्व इसमें आग लग गया था। मतलब ये जब डूबी है उससे 13 दिन पहले ही इस पे आग लगा था। हुआ यूं कि जब आग लगा उसी समय चालक दल के जो 22 सदस्य हैं उसको पहले ही दिन बचा लिया गया था पुर्तगाल के वायुसेना के द्वारा, ठीक है। और जहाज के जो कैप्टन थे उनके अनुसार अगर कहा जाए तो जहाज पर लदी जो लग्जरी गाड़ियाँ थी उसमें जो लिथियम आयन बैटरी थी उससे ये आग फैल दी गई, ठीक है। देखिए फिर जब आग लग गया 13 दिन के बाद क्या हुआ कि जब उसे मतलब टो करने वाला जो जहाज होता है उसे टो कर जब निकटवर्ती बंदरगाह पर लाए जा रहे थे तो उसी प्रयास के दौरान क्या हुआ, उसी दौरान स्टेबिलिटी खो जाने के कारण 1 मार्च को ये अंततः डूब गया, ठीक है। स्टेबिलिटी खो गया, टो करके समुद्र के किनारे लाया जा रहा था लेकिन स्टेबिलिटी खोने के कारण ये डूब गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चीन में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त। चालक दल के 9 सदस्यों के साथ साथ 123 यात्रियों की मृत्यु हो गई। देखा जाए तो 21 मार्च 2022 को चीन के ईस्टर्न अलायंस का एक बोइंग 737 विमान दक्षिण चीन के ग्वांगसी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पर सवार जो 123 यात्री थे सभी चीनी नागरिक थे जिनकी मौत हो गई और इसमें कोई भी विदेशी शामिल नहीं था, ठीक है। ये उड़ान जो है MU5735 कुनमिंग से दोपहर 1:10 से जो वहाँ के स्थानीय समय है उस अनुसार उड़ान भरी और उसके बाद क्या हुआ कि 2:52 पे ग्वांगजू पहुँचने वाला था कि उसी समय भीषण दुर्घटना का ये शिकार हो गया। दुर्घटना के कारण का अभी तक तो पूरा खुलासा नहीं हुआ है लेकिन प्रारंभिक जांच के आधार पर यह माना जा रहा है कि विमान के एक पहाड़ी से टकराने के दौरान दुर्घटना हुई है, ठीक है। देखिए ये जो बोइंग 737 विमान है वो अमेरिकी कंपनी की है। मैक्स विमान पहले ही दुर्घटना, जो बोइंग 737 मैक्स विमान है पहले भी कई दुर्घटनाओं का इनका सामना हो चुका है। अनेक देशों ने इसका संचालन बंद कर दिया था। चीन ने भी पिछले ही साल 2 दिसंबर 2021 को ही इसका उड़ान पुनः प्रारंभ किया था और 3 महीने के बाद ही ये दुर्घटना हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक इस्लामाबाद में संपन्न। तो देखा जाए तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक भारत पाकिस्तान का जो स्थायी सिंधु आयोग की जो 117वीं वार्षिक बैठक है वो इस्लामाबाद में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहे थे श्री PK सक्सेना जो कि भारत के सिंधु जल आयुक्त हैं। साथ में ये 10 सदस्यीय दल था इनका। फिर पाकिस्तान प्रतिनिधि का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह और ये पाकिस्तान सिंधु जल आयुक्त हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो वार्ता में चर्चा किन किन बातों पे हुई। तो चर्चा में हुआ कि जो बाढ़ के प्रभाव के बारे में अग्रिम सूचना के संचार, सतलुज में पानी का प्रवाह बनाए रखने एवं भविष्य के कार्यक्रमों में बैठक को दोनों पक्षों पर चर्चा और फाजिल्का नाले के मुद्दे पर चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के चिनाब बेसिन में भारत का जो पाकल दूल जो 1000 मेगावाट का है, फिर किरू जो कि 640 मेगावाट का है, फिर लोअर कलनाई जो 48 मेगावाट का है, इन परियोजनाओं के जो संबंध में जो पाकिस्तान की तकनीकी आपत्तियां थीं उन पर भी चर्चा हुई, ठीक है। अब देखिए इसमें से 3 पूर्वी नदी हैं जो कि सतलज, व्यास और रावी है और इस पर भारत का अधिकार है, और 3 जो है वो पश्चिमी नदी है जिसमें चिनाब, झेलम और सिंधु है और इन तीनों पर पाकिस्तान का अधिकार है, ठीक है। और वो उनकी सहायक नदियों के संबंध में उपजने वाले जो जल विवाद हैं उस पर चर्चा इसमें की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पाकिस्तान वित्तीय कार्यवाही बल यानी FATF की ग्रे सूची में अभी भी बरकरार। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मार्च 2022 में भी पाकिस्तान जो है पेरिस स्थित जो वित्तीय कार्यवाही बल है यानी FATF है उसकी ग्रे सूची से अभी भी इसे बाहर नहीं निकाल सका है। क्यों? तो देखिए पाकिस्तान जून 2018 में ही ग्रे सूची में शामिल हुआ था,
ठीक है। और वो हुआ था इसलिए क्योंकि जो आतंकी संगठनों को सरकारी प्रश्रय प्रदान की जा रही थी और उनकी जो वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने के लिए सरकार विफल थी। ठीक है। और पाकिस्तान को कुल 27 बिंदु दिए गए थे कवर करने को, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है 26 में प्रगति कर चुका है। अब जो अगला मीटिंग होगा FATF का वो होगा जून 2022 में, और यहाँ पर फिर से विचार किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर किया जाए या नहीं। ठीक है। देखिए, इस बार हुआ यूँ कि ग्रे सूची में मार्च 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया। ठीक है। और पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से कंट्री हैं जो ग्रे सूची में है, तो वो है आपको जॉर्डन, माली, टर्की, अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमन द्वीप समूह, हैती, जमैका, माल्टा, मोरक्को, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, युगांडा, यमन, ये सब जो है वो पहले से ही ग्रे सूची में शामिल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-21। ठीक है। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 18 मार्च 2022 को। सूचकांक में कुल 146 देश हैं और सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 136वां। मतलब भारत में खुशहाली की स्थिति काफ़ी चिंताजनक अभी तक बनी हुई है। देखिए, हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल GDP में वृद्धि हो या आय में वृद्धि नहीं। ठीक है। होता क्या है कि GDP के साथ साथ अनेक मानक हैं, जैसे कि खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि। ये सब जो है खुशहाली के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब देखा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स का हम लोग रैंकिंग देखें तो पहले 10वें स्थान पर देखा जाए, पहले 10 स्थान है। देखिए, यहाँ एक्चुअली आपको जो मान दिया गया है सब देशों का वो 0 से 10 के बीच में दिया गया है। मतलब जिसका 10 होगा वो सबसे खुशहाल है। ठीक है। उस कैटेगरी में अगर देखें तो सबसे खुशहाल अभी है 1 नंबर पर फिनलैंड। फिनलैंड जो है 10 में से 7.821 मान है उसका। फिर दूसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड, पांचवें पे नीदरलैंड, छठे पे लग्जमबर्ग, सातवें पे स्वीडन, आठवें पे नॉर्वे, नौवें पे इजराइल और 10वें पे न्यूजीलैंड। ठीक है। अब देखिए 146 देश है। अब नीचे से देखते हैं हम लोग तो 146वें स्थान पे है अफगानिस्तान, 2.402 मात्र इतना ही मान है उसका। ठीक है। 146 देशों में 146वें स्थान पे है अफगानिस्तान। 145वें पे है लेबनान, 144वें पे है जिम्बाब्वे, 143 पे है रवांडा। ठीक है। और उसी तरह जब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो चीन जो आता है वो 72वें स्थान पे आता है। ठीक है। नेपाल आपको 84वें स्थान पे है, बांग्लादेश 94वें स्थान पे है, पाकिस्तान 121वें पे, म्यांमार 126वें पे, श्रीलंका 127वें पे और भारत 136वें पे। और सबसे आखिर में भी है तो भारत से सटा हुआ अफगानिस्तान है 146वें स्थान पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 19 से 20 मार्च 2022 को भारत के साथ द्विपक्षीय जो 14वीं शिखर वार्ता थी उसके सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा की। ठीक है। और प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद, मतलब जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। ठीक है। देखिए, द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ जो पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं की विस्तृत वार्ता हुई है। और धर्म गार्जियन और मालाबार के पश्चात अब मिलन अभ्यास में जापान की पहली बार भागीदारी को दोनों नेताओं ने स्वागत किया है। फिर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का मेहमान प्रधानमंत्री ने स्वागत किया और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बीच सहयोग बढ़ाने के दायरे को दोनों नेताओं ने स्वीकार किया। ठीक है। देखा जाए तो उभरते जो भारतीय स्टार्टअप हैं उसके लिए भारत जापान फंड ऑफ फंड में हुई प्रगति के लिए दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे है कि क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने तथा अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन के पब्लिक व प्राइवेट निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।
विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कम से कम आधा दर्जन समझौते दोनों पक्षों में किए गए। और विकास सतत केंद्रीकृत जल प्रबंधन प्रणाली, मत्स्यिकी परियोजना एवं भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा सहभागिता रोडमैप आदि इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है भारत व ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न। तो देखा जाए तो 1 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिखर वार्ता हुई और ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। वार्ता में क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच जो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते हैं, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA, उसकी दिशा में उल्लेखनीय प्रगति पर दोनों नेताओं ने स्वागत किया है। ठीक है। फिर खनिज के विदोहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के खनिज विदेश लिमिटेड, जिसे हम लोग काबिल कहते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो काबिल है, और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस यानी CMFO के एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। म्यांमार के नागरिकों के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उस पर तत्काल समाप्त करने तथा विदेशियों सहित मनमाने ढंग से जो हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहाई और मानवीय सहायता का आह्वान दोनों पक्षों में किया गया है। इसमें आगे देखें तो आगे है कि अफगानिस्तान में भी बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए अफगानी लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता दोनों पक्षों ने दोहराई है। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साझा बयान के अतिरिक्त 9 अन्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं शिखर वार्ता में। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो स्कॉट मॉरिसन हैं, उन्होंने भारत को 29 प्राचीन धरोहरों को भारत को लौटाई है। चलिए ठीक है। इसमें देखा जाए तो जो रूस और यूक्रेन का मामला है, इसमें कोई संयुक्त घोषणा या किसी तरह का वार्ता इस दौरान नहीं किया गया। ठीक है। अब देखा जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री को स्कॉट मॉरिसन ने, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत की 29 प्राचीन धरोहरों को भारत को लौटाई। इसमें कुछ कलाकृतियां तो बहुत पुरानी हैं, जैसे कहा जाए तो आपको 9वीं से 10वीं शताब्दी की हैं। उनका संबंध जो भारत के विभिन्न हिस्सों से है उसके बारे में कुछ देखा जाए तो इन कलाकृतियों में 12वीं सदी के चोल कांस्य का, फिर राजस्थान के 11वीं और 12वीं सदी के जैन मूर्तियां हैं। गुजरात की 12वीं से 13वीं सदी का बलुआ पत्थर से निर्मित देवी की जो है महिषासुर मर्दिनी, वो है मूर्ति। फिर 18 से 19 जो 18वीं और 19वीं सदी है उसकी चित्रकारी और शुरुआती दौर के जो जेलेटिन चांदी की तस्वीरें थी वो सभी शामिल हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि हथियारों के आयात में भारत और सऊदी अरब का विश्व में पहला स्थान। ठीक है। और अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा विक्रेता, और ये स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट है। ठीक है। मतलब सबसे अधिक खरीदने वाला जो हथियार खरीदने वाला है वो भारत और सऊदी अरब है, और सबसे अधिक हथियार बेचने वाला है अमेरिका। देखिए मार्च 2022 में स्वीडन की एक थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग सिप्री के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अब सिप्री के अनुसार देखा जाए तो सऊदी अरब जो है और जो भारत है वो कुल वैश्विक आयात के अंश का 11% होल्ड करती है। ठीक है। मतलब जो 100% पूरे दुनिया में आयात किए गए हैं हथियारों को, उसमें से 11% केवल भारत ने और 11% सऊदी अरब ने लिया है। इन दोनों प्रथम स्थान पर हैं। फिर देखते हैं तीसरे स्थान पर आता है आपको मिस्र, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चीन। उसी तरह से हम लोग देखें कि भारत जो 11% हथियार ले रहा है, तो किस किस कंट्री से ले रहा है? उसमें से 46% भारत जो है वो रूस से ले रहा है, 27% फ्रांस से ले रहा है और 12% अमेरिका से ले रहा है। ठीक है। मतलब भारत जो हथियार ले रहा है 11%, उसमें 3 राष्ट्र प्रमुख हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं चीन का, तो चीन जो है वो 4.8% लिया। सबसे अधिक इसने रूस से लिया 81, फ्रांस से 9.1 और यूक्रेन से 5.9। पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान 8वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो है वो 3% हथियार वैश्विक आयात कर रहा है। देखें तो उसमें से मैक्सिमम ये 72% तो चीन से ले रहा है पाकिस्तान, और स्वीडन से 6.4% और रूस से 5.6। ठीक है। चलिए ये हो गया आयात। अब हम निर्यात देखते हैं। अब निर्यात में देखा जाए
तो सबसे अधिक यानी 17 से लेकर 21 के बीच में जो सबसे अधिक निर्यात किए हैं हथियारों का, तो उसमें पहला स्थान था अमेरिका का 39%, रूस का दूसरा स्थान 19%। अब देखिए, अब 39% में जो 23% है वो सिर्फ सऊदी अरब ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया 9.4% ले रहा है और दक्षिण कोरिया 6.7% ले रहा है। ठीक है, हथियार रूस से भारत सबसे अधिक 28%, 21% चीन से और 13% मिस्र से। चलिए आगे देखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व की सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाला 61 शहर में भारत के 5 शहर हैं और ये रिपोर्ट दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फ्रंटियर्स रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए मार्च 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो वर्ष 2022 का जो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें देखा जाए तो नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस पर यह केंद्रित रिपोर्ट है। सूचकांक में कुल 61 देश हैं। 61 देश में यहाँ 61 देश आ गया है, ये 61 शहर होंगे। ठीक है, सूचकांक में कुल 61 शहर हैं और ये 61 राज्य में जो भारत की कुल हैं वो है 5 शहर शामिल है। 61 शहरों में से 5 शहर भारत के शामिल हैं। कौन कौन है वो 5 शहर? तो देखिए, मुरादाबाद में 114 डेसिबल है, कोलकाता और आसनसोल में 89 डेसिबल और जयपुर और दिल्ली में ये है 83 डेसिबल। ठीक है, उसी तरह से अगर देखें तो सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा शोर है आपको ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है 119 डेसिबल। दूसरे स्थान पे भारत का मुरादाबाद आता है 114 डेसिबल। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का, वो तीसरे स्थान पर है 105 डेसिबल के साथ। ठीक है, राजशाही चौथे स्थान पर और होची मिन सिटी वियतनाम की वो 5वें स्थान पर। उसी तरह से देखिए, अगर सबसे कम शोर वाले प्रदूषण जो शहर हैं, तो उसमें पहले नंबर पे आता है इरबिड है जॉर्डन में। उसका जो डीबी है, मतलब डेसिबल आता है साउंड का जो पॉल्यूशन का, वो है 60 डेसिबल। फिर आपको लियोन जो है वो दूसरे स्थान पे फ्रांस के साथ, फ्रांस का है लियोन, वो 69 डेसिबल का है। मैड्रिड तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर बेलग्रेड, 5वें पे स्टॉकहोम, 6ठे पे नैरोबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज 8.1% और विगत 4 दशकों में ये सबसे न्यूनतम दर पर है। देखा जाए तो 12 मार्च 2022 को संपन्न बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर जो देय ब्याज है वो 8.5% से घटाकर 21-22 में 8.1% कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2021-22 की जो कर्मचारी भविष्य निधि है उस जमाओं पर जो देय ब्याज में कटौती का निर्णय जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है का न्यासी बोर्ड, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसका फैसला किया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के जलमार्ग के रास्ते गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मालवाहक पोत की यात्रा। तो ये मालवाहक पोत था जो कि 5 फरवरी 2022 को मोटर वेसल यानी एमवी लाल बहादुर शास्त्री ने पटना के गाय घाट से जलमार्ग के रास्ते 200 मीट्रिक टन गेहूं लदे एक छोटे मालवाहक पोत को 6 मार्च को गुवाहाटी के पांडु घाट तक पहुंचाया गया। तो देखा जाए तो इस यात्रा के लिए गंगा नदी में नेशनल वाटर वे 1, सुंदरबन नेशनल वाटर वे 97, बांग्लादेश का जलमार्ग और ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटर वे 2 का उपयोग एमवी लाल बहादुर शास्त्री ने किया। देखा जाए तो कुल 2350 किलोमीटर की यात्रा की और इसमें से कुल 30 दिन लगे। फिर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से देखा जाए तो एमवी लाल बहादुर शास्त्री जो पटना से गई पांडु की उपयुक्त यात्रा के बीच एक अन्य जहाज एमवी रामप्रसाद बिस्मिल ने मालवाहक पोत नौकाओं जो हैं कल्पना चावला और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हल्दिया के पांडु की यात्रा 17 फरवरी 2022 को शुरू की। ठीक है, और देखा जाए तो 1800 मीट्रिक टन टाटा स्टील ले जा रहा था और ये जहाज बांग्लादेश में मार्च में ही पांडु तक पहुंचने के आशा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की स्थिति चिंताजनक और 165 देशों में
120वां स्थान है और ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वर्ष 2021 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जारी किया गया है। कुल देश इस सूचकांक में 165 है। भारत की स्थिति 120वां है। मान है 60.07। ठीक है, मान था 0 से 100 के बीच में, यानी और उसमें भारत का मान है 60.07। 120वें स्थान पे आता है भारत। और सूचकांक में जो प्रथम 5 देश हैं उसमें आपको फिनलैंड है 85.90 मान के साथ। फिर दूसरा है आपको स्वीडन 85.61, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है, जर्मनी चौथे स्थान पे और बेल्जियम 5वें स्थान पे। अब देखते हैं सूचकांक में सबसे नीचे के 3 देश। तो उसमें आपको आते हैं 165वें स्थान पर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, 164वें स्थान पर दक्षिणी सूडान और 163वें स्थान पर चाड। सबसे आखिरी स्थान पे होगी आपको केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, जिसका मान 38.27 है। कुछ अन्य राज्य देश के बारे में देखा जाए, कुछ अन्य राष्ट्र के बारे में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड आपको 16वें स्थान पे है। 17वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। 18वें स्थान पे जापान है। 32वें स्थान पे अमेरिका है। 46वें स्थान पे रूस, 61वें स्थान पे ब्राज़ील और 71वें स्थान पर यूएई और 107वें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें पहला आता है आपको निर्धनता निवारण यानी नो पॉवर्टी। दूसरा है शून्य भूख मतलब जीरो हंगर। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। चौथा है बेहतर शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां है आर्थिक पहुंच के भीतर एक स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है शालीन कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। नौवां है उद्योग नव प्रवर्तन एवं आधारिक संरचना। 10वां है असमानताओं की कमी। फिर 11वें पे है सतत विकास एवं समुदाय। 12वां पॉइंट है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। 13वां पॉइंट है जलवायु कार्यवाही। 14वां है जल के नीचे जीवन। 15वां है धरती पर जीवन। 16वां है शांति न्याय एवं मजबूत संस्थाएं। 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारियां। देखा जाए तो विश्व की जो ये सभी राष्ट्रों के लिए जो उपयुक्त 17 सतत विकास लक्ष्य है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, उसके जो 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो महासभा में 70वें सत्र की स्वीकार किया गया था इसे 70वें सत्र में। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इन 17 SDGs में वर्ष 2000 में स्वीकार किए गए 8 सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान लिया। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों का 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में स्वीकृत इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य संघ के सभी 193 सदस्य देशों ने स्वीकार किए हैं, तथापि ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका में 3 छोटे द्वीपों पर पवन टरबाइन्स की स्थापना भारत करेगा और चीन को पहले ये दिया गया था। ठीक है, देखिए 29 मार्च 2022 को दोनों देशों के द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में बताया गया कि पवन टरबाइन्स के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संपन्न हो गए हैं और भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक की खाड़ी है वहाँ पे 3 छोटे टापू जो तीनों टापू हैं नैनातीवु, अनालैतीवु और डेल्फ्ट पर पवन टरबाइन्स की स्थापना भारत के द्वारा की जाएगी। ये $12 मिलियन की इस परियोजना को श्रीलंका ने पहले चीनी फर्म के साथ अनुबंध किया था 2019 में, और जिससे भारत काफ़ी चिंता में था क्योंकि भारत के इतने करीब अगर चाइना के जो लोग हैं आ जाएंगे तो भारत इसमें चिंतित है। लेकिन किसी तरीके से इस योजना का कार्य शुरू नहीं हुआ और अब भारत के हाथ में है। अब भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर श्रीलंका के साथ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लगातार 8वीं तिमाही में लघु बचत पर ब्याज दरें अपरिवर्तित। तो देखिए 31 मार्च 2022 को जो नए वित्तीय वर्ष है 2022-23 उसकी पहली तिमाही के लिए लघु बचत पर
ब्याज दर की घोषणा की गई। ब्याज दर की जो घोषणा की गई वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक के लिए। ठीक है। अब बचत खाते पर 4%। देखिए मेनली जो है आपको ये डाकघर का है। ठीक है, डाकघर के लिए तो बचत खाते 4%, 1 वर्षीय सावधि जमा, 2 वर्षीय सावधि जमा और 3 वर्षीय सावधि जमा, इस पर 5.5%। 5 वर्षीय सावधि जमा जब आएंगे तो वहाँ 6.7%। फिर आपको 5 वर्ष का जो रेकरिंग जमा है उस पर 5.8%, और 5 वर्षीय जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है उस पर भी देखा जाए तो 7.4% है। 5 वर्षीय वार्षिक वरिष्ठ नागरिक का जो बचत योजना है उस पर 7.4%। फिर आपको आता है 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र मतलब NSC, इस पे 6.8%। फिर है 5 वर्ष का जो मासिक आय योजना वो 6.6%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%। किसान विकास पत्र इस पे आ गया आपको 6.9%, और इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो 124 माह की होगी। ठीक है। फिर सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 7.6% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2022 के अंत में RBI के पास 617 अरब डॉलर के अनारक्षित विदेशी मुद्रा कोष। तो देखिए ये 25 मार्च 2022 की स्थिति हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2022 की स्थिति, यहाँ विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्ति है फॉरेन करेंसी एसेट्स वो 550.454 है। फिर गोल्ड 43.241 और विशेष आहरण अधिकार मतलब SDR ये है 18.821, और ये सब अरब डॉलर में। ठीक है। फिर IMF के जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित है वो है 5.132 अरब डॉलर। ठीक है, तो कुल विदेशी मुद्रा कोष जो हो गया वो हो गया 617.648 अरब डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2020-21 में और 21-22 में गेहूं का निर्यात। तो देखिए 30 मार्च 2022 को वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल लोकसभा में 2020-21 और वर्ष 21-22 का गेहूं निर्यात के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए। 2020-21 में देखें तो जो निर्यात का मात्रा लाख मीट्रिक टन में था वो था 21.55, जो कि निर्यात मूल्य में देखा जाए तो मूल्य जो था वो 567.93 मिलियन डॉलर था, जो कि 21-22 में ये 70.35 लाख मीट्रिक टन हो गया, और ये मूल्य में आ गया 2035.09 मिलियन डॉलर। ये 22 मार्च की स्थिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में केसर का रिकॉर्ड उत्पादन। तो जम्मू कश्मीर में बीते वर्ष 2021 में केसर उत्पादन में पिछले 25 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंकड़ों के अनुसार 2021 में केसर का 15.04 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त किया गया, जबकि वर्ष 2020 में ये मात्र 13.5 मिलियन टन केसर का उत्पादन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में पहला है कि इरडा के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं देवाशीष पांडा 3 वर्ष के लिए। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट अथॉरिटी प्राधिकरण मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी यानी कि NFRA का नया चेयरमैन, ये बने हैं अजय भूषण पांडे। फिर नेक्स्ट है कि भारत में रूस के नए राजदूत, तो ये चुने गए हैं डेनिस आलिपोव, और भारत में नेपाल के नए राजदूत ये बने हैं शंकर प्रसाद। फिर UGC के नए चेयरमैन बने हैं S किशोर। मारुति सुजुकी के नए प्रबंधक निदेशक ये हैं हिसाशी टेकुशी। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के कार्यकाल में पुनः वृद्धि हुआ है, और ये हुआ है जेन स्टोलनबर्ग के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहाँ पहला है विश्व सुंदरी 2021। तो देखा जाए तो 16 मार्च 2022 को प्यूर्टो में सैन जुआन में फाइनल संपन्न हुआ। विजेता रहीं कैरोलिना विलाबास्का, 22 वर्षीय है, पोलैंड की हैं। प्रथम उपविजेता है श्री सैनी जो कि भारतीय मूल की अमरीकी हैं। द्वितीय उपविजेता है ओलिविया येस कोट डिआइवरी की, और भारत की ओर से मनासा वाराणसी ये गई थी और अंतिम 13 में रही हैं। फेमिना मिस इंडिया 2021 है। चलिए नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार देखा जाए तो ये नॉर्वे की
एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई 23 मार्च को, और ये क्षेत्र था गणित। एबल जो है, एबल पुरस्कार वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। विजेता है डेनिस पार्नेल सुलिवान, जो कि अमेरिका के हैं। पुरस्कार में इन्हें 75 लाख क्रोनर मिला है, और क्रोनर जो है वो नॉर्वे की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2022। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म हो गया ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। 75वां बाफ्टा पुरस्कार का वितरण हुआ लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में, और पुरस्कारों की सूची जो निम्नलिखित है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर दिया गया जेन कैम्पियन को, जो कि फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा द पावर ऑफ द डॉग, निर्देशक है जेन कैम्पियन। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म। ये जापानी फिल्म है ड्राइव माई कार, निर्देशक हैं रियुसुके हामागुची। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म यह है बेलफास्ट, निर्देशक केनेथ ब्रांड। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जोआन स्कैनलॉन, आफ्टर लव के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विल स्मिथ। विल स्मिथ जो है वो किंग रिचर्ड मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सपोर्टिंग अभिनेता में चुने गए हैं कोडा के ट्राई कोत्सूर, और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री हैं आरियाना डिबोज वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है सर्वश्रेष्ठ साउंड, तो ये दिया गया है ड्यून को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री समर ऑफ सोल को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म तो ये है एनकांटो। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश लघु फिल्म है द ब्लैक कॉप। अब देखते हैं प्रिट्जर पुरस्कार। प्रिट्जर पुरस्कार देखा जाए तो प्रिट्जर पुरस्कार का क्षेत्र है वास्तुकला, मतलब आर्किटेक्चर। विजेता रहे फ्रांसीसी केरे। ये आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये बुर्किनो फासो से हैं। निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है इसे, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप ऑफ द ईयर, तो ये बने हैं दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमेटो के संस्थापक हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नारी शक्ति 2020-21 प्रदान किए गए। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 29 चुनिंदा महिलाओं को प्रदान किए गए। पुरस्कार में कुल 2 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। पुरस्कृत महिला देखें तो पहले देखते हैं 2020 के पुरस्कार। तो 2020 में बिहार की अनीता गुप्ता, उत्तर प्रदेश की आरती राणा, मध्य प्रदेश की जोधइया बाई बैगा, ये 2020 के लिए दिए गए। अब 2021 में देखें तो हिमाचल प्रदेश की अंशुला मल्होत्रा, राजस्थान की बातुल बेगम, छत्तीसगढ़ की मधुलिका रामटेके, उत्तर प्रदेश की निर्जा माधव, गुरुग्राम हरियाणा की पूजा शर्मा, इन्हें 2021 के लिए पुरस्कार में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड 2021। इन पुरस्कारों का वितरण मार्च 2022 में किया गया। पुरस्कार की सूची देखें तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण को, जो कि माननीय वित्त मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, तो ये है अडार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया है गिरीश मातृबूथम को, जो कि फ्रेश वर्क्स की संस्थापक और सीईओ हैं। फिर नेक्स्ट है बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, यह है समीना हमीद, सिप्ला के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन। फिर नेक्स्ट है कंपनी ऑफ द ईयर इन्फोसिस, और इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर लॉरस लैब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आईटी कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर, तो ये एचसीएल को दिया गया है आईटी कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर। ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर ये दिया गया है पुनीत रंजन डेलॉइट। ठीक है, ये डेलॉइट कंपनी के सीईओ हैं पुनीत रंजन। ठीक है, चलिए आगे देखें। पुरस्कार में अब आगे है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2022 में देखिए तो ये 27 मार्च को अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस के सिनेमा जगत के वर्ष 2022 के 94वें ऑस्कर पुरस्कार का वितरण लॉस एंजलिस अमेरिका में डॉल्बी थिएटर में प्रदान किए गए। अब चलते हैं इसके तहत कुछ प्रमुख सूची जो देखते हैं किन किन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है जेन कैम्पियन को, फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, निर्देशक हैं सियान हेडर।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमिफाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म दिया गया है, जापानी फिल्म है ड्राइव माई कार, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है एनकैंटो। चलिए नेक्स्ट देखें। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी ये दिया गया है ग्रेगर फेजर को। ग्रेग फेजर जो है वो ड्यून मूवी के लिए दिया गया है सिनेमेटोग्राफी में। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म ये दिया गया है द लॉग गुड बाय को। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर ये हंस जिमर को दिया गया है ड्यून के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग जो वॉकर को दिया गया है ड्यून मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट दिया गया है ड्यून को। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग नो टाइम टू डाई, फिल्म है नो टाइम टू डाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल में है ट्राई कोत्सुर, फिल्म कोडा के लिए, और सपोर्टिंग रोल में अभिनेत्री में देखा जाए तो ये दिया गया है एरियाना डिबोस को बेस्ट साइड स्टोरी में। बेस्ट साइड स्टोरी मूवी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ साउंड, तो ये है ड्यून। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जहां पहला है SF रॉड्रिग्स। ये भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है रॉडनी मार्स। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध क्रिकेटर रॉडनी मार्स का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का केवल 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में कोह समोई में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तकें में, जहां बुक्स, तो पहला है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, ये है अरुण शौरी लेखक। अब नेक्स्ट है फ्रेंच ब्रेड। फ्रेंच ब्रेड के लेखक हैं एनी टाइलर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं विविध की ओर। विविध में पहला है धर्म गार्जियन 2022। तो ये 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 को भारतीय सेना और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास है, जो कि कर्नाटका के बेलगाम में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में संपन्न हुआ, और ये श्रृंखला तीसरा संयुक्त अभ्यास था, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स 2022। तो देखिए 7 से 10 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ। 7 से 8 मार्च को पहला बंदरगाह चरण जो है वो विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, और 9 से 10 मार्च को ये दूसरा समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है दस्तलिक 3। तो ये 22 से 31 मार्च को भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। दस्तलिक का तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान में यानगियारिक सैन्य केंद्र पर संपन्न हुआ है, दस्तलिक 3। अब नेक्स्ट है लामितिये 2022। तो देखिए लामितिये 2022 जो है ये आपको भारत और सेशल्स के बीच हुआ, 22 से 31 मार्च को हुआ। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास था, और ये 9वां संस्करण था लामितिये का। सेशल्स स्थित रक्षा अकेडमी में ये संपन्न हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग वरुण 2022। वरुण 2022 में देखा जाए तो ये 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण अरब सागर में संपन्न हुआ है, ठीक है। दोनों देशों की नौसेनाओं का जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न टुकड़ियों ने समुद्री क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमता को बेहतर करने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर। पहला है विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022। भारत की पहली टीम ने पहली बार जीता कोई पदक। देखा जाए तो 4 से 5 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में ओमान में मस्कट में संपन्न हुआ। चीन 6 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 13 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा इक्वाडोर 3 स्वर्ण के साथ, और भारत की भावना जाट, रमीना मुनीता प्रजापति की टीम ने इस चैंपियनशिप में महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग नई दिल्ली मैराथन 2022। तो ये फुल मैराथन जो रेस होता है वो है 42.195 किलोमीटर का, और हाफ मैराथन
21.095 किलोमीटर का। ठीक है, तो फुल मैराथन में देखा जाए तो प्रथम स्थान जो है वो मिला है नितेंद्र सिंह रावत को। पुरुष वर्ग में है, पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान नितेंद्र सिंह रावत 2 घंटे 16 मिनट 5 सेकंड में। ठीक है, और द्वितीय स्थान पे है अनीश थापा मगर, जो कि 2 घंटा 16 मिनट 41 सेकंड में फुल मैराथन पार किया। फिर तृतीय स्थान पे है अनिल कुमार सिंह 2 घंटे 16 मिनट और 47 सेकंड के साथ। महिला कैटेगरी में जब हम लोग देखेंगे तो प्रथम स्थान पे है ज्योति गवाटे। ज्योति गवाटे 3 घंटा 1 मिनट 20 सेकंड, नुपुर सिंह 3 घंटा 16 मिनट 3 सेकंड और डिस्केट डोलमा तीसरे स्थान पर 3 घंटा 22 मिनट 6 सेकंड पे। चलिए अब आते हैं हाफ मैराथन में, जो कि 21.095 किलोमीटर का है। इसमें प्रथम स्थान रहा रूपन देवनाथ का, जो कि 1 घंटा 12 मिनट 2 सेकंड में कवर किया। द्वितीय स्थान पर रहे अमित खंडूरी 1 घंटा 12 मिनट 19 सेकंड में, और तृतीय स्थान पर रहे अनिल जिंदल 1 घंटा 22 मिनट 33 सेकंड पे। अब महिला कैटेगरी में देखें तो महिला कैटेगरी में प्रथम स्थान पर है तासी लाडोल 1 घंटा 27 मिनट 48 सेकंड, सीमा यादव 1 घंटा 28 मिनट 54 सेकंड और सारा बिस्सेल तीसरे स्थान पर 1 घंटा 35 मिनट 29 सेकंड के साथ हाफ मैराथन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब आते हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2022। ये 16 से 20 मार्च को हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, पुरुष एकल में जो विजेता हैं वो है विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं। उप विजेता रहे लक्ष्य सेन भारत के। फिर महिला एकल में विजेता रहे अकाने यामागुची जो कि जापान के हैं। उप विजेता है आन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। पुरुष युगल में विजेता है मोहम्मद सोहेबुल फिक्री और बेगास मौलाना, दोनों इंडोनेशिया के हैं। उप विजेता है मोहम्मद अहसान और हेनरा सेतियावान, दोनों इंडोनेशिया के। अब महिला युगल में देखें तो विजेता है नामी मत्स्यू यामा और चिहारू सीदा, दोनों जापान के। और उप विजेता है झांग सुकी सियान और झेंग यू, दोनों चीन के हैं। मिश्रित युगल में विजेता है यूता वतानाबे और अरीशा हिगासिनो, दोनों जापान के हैं। उप विजेता है वांग येलियू और हुआंग डोंगपेंग, दोनों चीन के हैं। यह है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन। चलिए आगे देखें। अब आते हैं भारत श्रृंखला। भारत और श्रीलंका का श्रृंखला रहा 2022 का, जिसमें फरवरी मार्च 2022 में हुए 2 टेस्ट मैच 3 T20 मैच की श्रृंखला खेलने के लिए श्रीलंका की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आई। दोनों ही श्रृंखला में भारत ही विजय रहा। अब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज देखें तो मार्च 2022 में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया। श्रृंखला 1-0 से वेस्ट इंडीज ने अपने नाम की। अब देखा जाए नेक्स्ट है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022। तो ये 8 से 13 मार्च को जर्मनी में मुल्हिम में जर्मन ओपन बैडमिंटन संपन्न हुआ, जिसमें भारत के लक्ष्य सेन उप विजेता रहे। चलिए आगे देखें। अब आते हैं स्विस ओपन बैडमिंटन 2022। तो ये 22 से 27 मार्च 2022 को बासेल स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन संपन्न हुआ। पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 में अपना दूसरा खिताब जीता। देखें तो पुरुष एकल में विजेता रहे इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी और उप विजेता भारत के एच.एस. प्रणय रहे। फिर महिला एकल में पीवी सिंधु ने जीत हासिल की, भारत की हैं, और ये अपना दूसरा खिताब जीती हैं वर्ष 2022 का। और उप विजेता रहे बुसानेन ओंगबा मरुंगफन, थाईलैंड के। पुरुष युगल में देखा जाए तो यह है फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आडियांतो जो कि इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल में है गैम्ब्रिएला स्टोबा और स्टेफनी स्टोबा जो कि बुल्गारिया की हैं, ये विजेता थे। और मिश्रित युगल में विजेता है मार्क लैम्सफब और इसाबेल लोहाउ, जर्मनी के। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 13वां शीतकालीन पैरालंपिक खेल बीजिंग के संपन्न। तो 13वां शीतकालीन जो पैरालंपिक था वो 4 से 13 मार्च 2022 को संपन्न हुआ बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। और इस बार यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ उसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस और उसके सहयोगी जो बेलारूस है उसको प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, और कुल 46 देशों के 564 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है।
लेकिन रूस के 71 और बेलारूस के 12 खिलाड़ियों को वापस भेजने के बाद ये 46 देशों के 564 खिलाड़ी हुए। ठीक है, अब देखा जाए तो मैस्कट थे सुई रहन हॉर्न और 6 खेलों में 78 स्पर्धाएं इन खेलों में शामिल की गई थी। अब देखते हैं देश के रैंकिंग। तो पहले स्थान पे है चीन कुल 61 पदक के साथ, जिसमें 18 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक है। फिर दूसरे स्थान पे है यूक्रेन 29 योग के साथ, जिसमें 11 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य हैं। तीसरे स्थान पे है कनाडा 25 पदक के साथ, 8 स्वर्ण, 6 रजत और 11 कांस्य। चौथे स्थान पे है फ्रांस 12 पदक के साथ, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य। पांचवें स्थान पर रहा अमेरिका कुल 13 पदक के साथ, 6 स्वर्ण, 11 रजत और 3 कांस्य के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप में भारत का तालिका में शीर्ष स्थान। तो देखिए 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2022 को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के तत्वाधान में वर्ष 2022 की पहली विश्व कप निशानेबाजी का आयोजन काहिरा में हुआ। पहले स्थान पे है भारत 7 पदक के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य है। नॉर्वे 6 पदक के साथ, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ। फ्रांस 3 योग्य है कुल पदक का, तीनों स्वर्ण है। जर्मनी 6 पदक के साथ, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य है। इटली 5, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है मार्च 2022 में 2 फार्मूला 1 रेसों का आयोजन हुआ। पहला था बहरीन फार्मूला रेस, जो कि 20 मार्च को बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुआ। जीते हैं सी लेक्लेर्क, जो कि टीम फरारी के हैं। और सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स रेस ये दूसरा हुआ, जो कि 27 मार्च को जेद्दाह सर्किट में आयोजित हुआ। विजेता है एम वर्स्टापन टीम रेडबुल के। फिर नेक्स्ट है सीनियर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022। तो ये देखा जाए तो ये 6 फरवरी से 3 मार्च 2022 को महिलाओं की 47वीं और पुरुषों की 58वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कानपुर में संपन्न हुआ। ठीक है, शतरंज चैंपियनशिप था, महिलाओं की 47वीं और पुरुषों की 58वीं। पुरुष वर्ग में जब देखेंगे तो विजेता है अर्जुन एरिगेसी, जो कि 18 वर्षीय हैं, तेलंगाना के। और दूसरे स्थान पर है डी मुकेश और तीसरे स्थान पर इनियन पी, दोनों तमिलनाडु के हैं। ठीक है, चलिए अब महिला वर्ग देखते हैं। महिला वर्ग में देखा जाए तो विजेता है दिव्या देशमुख, नागपुर की हैं, 17 वर्षीय हैं। दूसरे स्थान पर है साक्षी चितलांगे, महाराष्ट्र की है। और तीसरे स्थान पर है प्रियंका नुटकी, आंध्र प्रदेश की। अब देखा जाए प्रियंका नुटकी के बारे में तो ये 19 वर्षीय हैं, विजयवाड़ा की रहने वाली हैं और भारत की ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। onlinestudycenter.in वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। यहाँ आपको पिछले सभी पीडीएफ्स आपको यहाँ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी। आप डायरेक्ट इस onlinestudycenter.in के पीडीएफ सेक्शन में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।